नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी उन बेटों की जो लगातार अपने बुजुर्गों पर सितम ढाते हैं। बेटा जब पैदा हुआ तो घर में खुशियों के दीप जलाए गए। उसके पहले जन्मदिन पर पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए गए। बेटे ने जब पहली बार चलना सीखा तो मां बाप खुशी से उछलने लगे। खुद की खुशियों को मारकर उसे सारी खुशियां दी। अच्छा भविष्य दिया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिया। अपने बच्चे की परवरिश में माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक कर रख दी, न्यौछावर कर दी। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हुए तो वही औलाद उनके लिए दुश्मन बन गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस बात से कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन यही हकीकत इस कलयुग की, आज के समाज की, कि कई बार पूत कपूत बन जाते हैं। खबरें तो हम आए दिन इसी तरीके की कई देखते हैं। कोई अपने मां बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है, कोई अपने मां बाप के साथ मारपीट करता है, अस्पताल तक पहुंचा देता है। आज बात होगी ऐसे ही खबरों की जो फरीदाबाद से लेकर फतेहाबाद से लेकर और पंजाब के अमृतसर तक से लगातार सामने आ रही है। सबसे पहले फरीदाबाद की खबर की बात करेंगे। फरीदाबाद में मां बेटे के रिश्ते को तार तार करने वाली खबर सामने आई, जहां शराबी बेटे ने अपनी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इतना पीटा कि मां अधमरी तक हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी मां की गर्दन पर जान से मारने की नीयत से पैर तक रख दिया। सवाल यही कि आखिर अपने मां बाप के साथ कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? इसके पीछे मनोविज्ञान क्या कहता है? ऐसी स्थिति में मां बाप के पास कानूनी विकल्प क्या होते हैं? आज इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा मामला जरा देखिए। एक माँ के शरीर पर इन जख्मों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान और शर्मनाक ये है कि एक माँ को ये जख्म किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बेटे ने दिए हैं। घटना फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके की है, जहां शराबी बेटे ने अपनी ही मां को लात घूंसों से न केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि मां की गर्दन पर जान से मारने की नियत से पैर तक भी रख दिया। गला घोट दिया, लात लात बजाई है, गर्दन पे पैर रख दी थी, गर्दन पे पैर रख दिया था। नशे की लत में हैवान बन बैठा बेटा अक्सर ही अपनी मां के साथ मारपीट करता था। परिवार में एक बुजुर्ग मां, उसका बेटा और एक पोता ही रहते हैं। ऐसे में जब पोता घर पर नहीं था तो शराबी बेटे ने मां को इस बेरहमी से पीटा कि 80 साल के बुजुर्ग को अधमरा कर दिया। माँ ने बताया कुछ? माँ ने बताया वही करके लाते लाते मारा था। जब आता था पी के लाते लाते मारा। शराबी है। हाँ, वो पता चला। तो यहाँ पे भी पता उम्र की ज्यादा होगी, पेंशन लाती है, पेंशन ले लेता, जब पेंशन खत्म हो जाती है फिर उसे तंग करता। पोते के घर लौटने से उसने पुलिस को मामले की शिकायत दी और दादी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। बुजुर्ग महिला का एक दूसरा बेटा और एक बेटी भी मौके पर पहुंचे और भाई पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो हमारे को सूचना मिली कि लीला नाम की महिला दाखिल अस्पताल है और हमारे पास मुंशी ने एमएचसी ने हमारे को सूचना दी एक रुका है, ये कैसे प्राप्त करें। जो रुका प्राप्त करके अब लीलावती के पास आया हूँ, जिन्होंने बताया कि मेरा लड़का डिम्पल जो मेरे साथ रहता है और मेरा पोता हर्ष भी मेरे साथ रहता है, और डिम्पल ने मेरे साथ मारपीट की। उस टाइम पे हर्ष नहीं था। जो हर्ष ने आके देखा कि भाई लीलावती को काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, तो उन्होंने 112 पे कॉल की और वही इसको हॉस्पिटल में लेके आए। नशे की लत अच्छे खासे परिवार का जीना मुहाल कर देती है और ऐसे में ही रिश्तों और इंसानियत को तार तार कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जहां कलयुगी रिश्ते हर मर्यादा को तोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ उस मां ने अपने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। लेकिन अफसोस,
जब उस मां को सहारे की उम्मीद थी, तब वही लड़का सहारा तो नहीं बन पाया, बल्कि जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर बुजुर्ग मां पर ही बरस पड़ा, अत्याचार करने लगा। फरीदाबाद से खबर आपने देखी है, अब अमृतसर से खबर देखिए, जहां पर जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए किस तरीके से मां के साथ बेरुखी, और जो तस्वीरें हैं वो आपकी रूह तक कंपा सकती है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब के अमृतसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको रुला देगी। तस्वीर देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। हाँ, ये सच है। एक माँ ने अपने बेटे को इसलिए जन्म दिया क्योंकि वो बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और 2 जून की रोटी देगा। उसके बीमार होने पर उसका इलाज कराएगा, उसे वो हर सहारा देगा। उस माँ का वो बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन इस भोली भाली माँ ने जो सपने देखे थे वो सब के सब धरे रह गए, और जो इस बेचारी माँ ने सोचा था उसके बिल्कुल उलट हो गया। क्योंकि इस कलयुगी बेटे ने अपनी माँ पर जो अत्याचार किए, उन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस कलयुगी संतान ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरे मामले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लात और थप्पड़ मारता दिख रहा है। वही बुजुर्ग महिला की बहू छुड़ाने की बजाय बेड पर बैठकर वीडियो बना रही है और अपने पति को पीड़िता माँ को और मारने के लिए भी उकसाती नजर आ रही है। वो बार बार कह रही है कि इससे पूछ पैसे कहाँ है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग माँ को पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की भी बात कह रही है। जब माँ घर से हमेशा के लिए जाने की बात कह रही है तो बेटा उसे फिर और जोर से मारने लगता है और गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। थप्पड़ और टांगे और बालों से पकड़कर पीटता है। ये भी कहता है कि वो उसे अगर रोटी नहीं देता तो उसकी बहनें आ जाती हैं। उनके कहने पर उन्हें रोटी देनी पड़ती है, नहीं तो वो उसे कभी पूछे भी नहीं। वीडियो अमृतसर की शिव नगर कॉलोनी की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रही महिला बेटे की क्रूरता सहने को मजबूर है। एक ही सहारा होने के कारण वो ना तो पुलिस के पास जा पा रही है और ना ही बेटे के जुल्मों का जवाब दे पा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपने देख ली, फरीदाबाद की कहानी भी आपने जान ली और अमृतसर की कहानी भी आपने देख ली। इन दोनों मामलों में जो सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों मामलों में आप कह सकते हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकला, यानी दोनों मामलों में समझौता हो गया। किसी भी मामले में केस दर्ज नहीं हुआ और यही कह दिया गया कि हम अपने बच्चे को माफ़ करते हैं और वापस उसी के साथ जाकर रहते हैं। विकल्प की कमी से कह लीजिए या फिर कोई भी रीज़न इसका दिया जा सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा का हिस्सा होंगे। इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक तौर पर इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त ऐसे लोग जो अपने माँ बाप को ही पीट देते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं कानूनी तौर पर, मानसिक तौर पर ऐसे लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है। डॉक्टर अमित पुरी, मनोवैज्ञानिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। विनोद पॉलिस्ट, आप एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राजवीर देसवाल हमारे साथ है, आप पूर्व आईपीएस है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और रेणु माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक की तरफ रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर अमित जी, आपसे मैं स्थिति समझना चाह रहा हूं कि इस तरीके के लोग जो अपने ही माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, उनकी काउंसलिंग किस तरीके से की जा सकती है, कितना फर्क इन चीज़ों का पड़ता है? क्योंकि हम भी इस तरीके की डिबेट्स काफ़ी मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन जो काउंसलिंग में जाते हैं उन पर इस चीज़ का कितना असर पड़ता है, और इंडिया में ये ट्रेंड बहुत कम है कि काउंसलिंग के लिए लोग जाएं, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये विडंबना है हमारी आज की सामाजिक ये जो परिस्थितियों की, कि एजुकेशन बढ़ती जा रही है, पैसा लोगों के पास पहले से ज्यादा है, जी। ये एक जनरेशन पहले से ज्यादा है, और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वो है, और जगह पहले बच्चे ज्यादा होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। अभी कम लोग हैं घरों में लेकिन दिल छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परवरिश के दौरान भी बच्चों को, अगर वो मान सम्मान, बच्चों को कंडीशनिंग उनकी वैसी होती है कि मार पीट से, या वो अपने आसपास देखते हैं मामा चाचा ताया दादा लोग की लड़ाई हो रही है या आपस में गाली गलौज हो रहा है, तो वही भाषा तो वो सीखेंगे ना। जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम स्पेनिश में क्यों नहीं कर रहे, जापानीज में, और शायद हमें आती भी नहीं, मुझे तो नहीं आती, खैर क्यों, क्योंकि परवरिश वो नहीं हुई है ना।
जैसी परवरिश होती है वैसा संस्कार भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जड़ें जी थी वो जी। मजबूत जुड़ने वाली नहीं हो पाई होंगी। वो तो एक बात है सोचने की। काउंसलिंग ऐसे लोगों के लिए, माता पिता के लिए भी, क्योंकि वो बच्चों के सामने जब कमजोर हो जाते हैं, उम्र के साथ बेबस हो जाते हैं, उस वक्त बच्चे भी अपनी भड़ास निकालते हैं। और फिर हमारे समाज में ये भी कि अगर लड़का है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो जाती हैं। चाहे मैं आज डेविल्स एडवोकेट ही प्ले कर रही हूँ अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो जो हमारे जो एक समाज का एक नियम है या एक समाज का एक पहलू है कि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी काइंड ऑफ, कई लोग बोलते हैं, थोपी जाती है कि जस्ट बिकॉज हम लोग लड़के हैं तो इसका मतलब माता पिता की जिम्मेदारी हमारी, तो बहनें हमारी वो तो अपने अपने घरों में आराम से अपना रह रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। और बहनें बोलती कि भैया आपको बिल्कुल जायदाद भी डॉक्टर तो अमिता जी, मिलता है आपको। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे स्थिति को समझना ये चाह रहा हूं कि हम अमूमन देख रहे हैं कि 40 से 50 साल की उम्र के लोग इस तरीके की वायलेंस में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अपने माँ बाप पर इस तरीके के अत्याचार करते हैं। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ग्रूमिंग में भी दिक्कत है, तमाम चीजें जिनका जिक्र आपने किया, क्या कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है उसे काउंसलिंग से फर्क पड़ता है? क्या आपके पास इस तरीके के लोग आते हैं और उनमें कुछ फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आता है? डेफिनेटली काउंसलिंग में फर्क बहुत पड़ता है। हम लोग फैमिली थेरेपी करते हैं और अपने हॉस्पिटल में तो हमारा ऑलमोस्ट हर केस में फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग होती है। तो कोई भी मानसिक रोग हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो, जहाँ फैमिली थेरेपी होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, वहाँ इम्प्रूवमेंट होने के जो प्रतिशत है वो बहुत बहुत बढ़ जाता है, सफलता मिलती है। ये नया ट्रेंड आ रहा है, पहले नहीं था, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक काउंसलिंग के लिए भी लोग आ गए हैं। और चाहे वो माँ बाप हो, जी बूढ़े जी। माँ बाप हो, 80 साल के, 70 साल के लोग भी आ रहे हैं, और 40 और 50 साल के लोग ही वो बहुत जिम्मेदारियों से थक गए हैं, और उनको किस तरह से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इमोशनली, उसके लिए भी वो लोग आते हैं। और जो आपका सवाल है कि फैमिली काउंसलिंग से फर्क पड़ता है, जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बहुत से पहलू है जिन पर हम आपसे चीज़ों को समझना चाहेंगे, आपके ज्ञान से और लोगों का ज्ञान वर्धन करना चाहेंगे। तमाम मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजवीर देसवाल जी भी जुड़े हैं। आप पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। राजवीर जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आपने लंबे टाइम तक पुलिस में सर्व किया, आपके पास भी ऐसे केसेस आते रहे होंगे, आपकी निगरानी में भी इस तरीके के केसेस रहे होंगे। अमूमन समझौता यहाँ पर हो जाता है, लेकिन समझौते से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो माँ जो वापस अपने उसी घर में जाएगी जहाँ पर उसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ पीटा गया, इन चीज़ों के लिए लॉ क्या कहता है? और ऐसे केसेस जब आते हैं तो उनमें समझौता ही क्या एकमात्र विकल्प बचता है? इससे पहले मैं आपका वकील नहीं समझाया क्या कैसे करना है विवेक मुझे नहीं मालूम। आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएंगे कि बिल्कुल राजवीर जी की आवाज हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम के साथ आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत लग रही है। आप राजवीर जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दूर करते हैं। पहले हमारे साथ रेनू माथुर जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। और रेनू जी, हम तो कितनी मर्तबा इस मसले पर डिबेट कर चुके हैं, बहुत बार हम ये जब वीडियोस देखते हैं, इस तरीके की कोई भी कहानी हमारे सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वहीं पर रहता है। और अमृतसर वाले केस की तरह यहां पर भी समझौता होता हुआ दिखा है फरीदाबाद वाले केस में, और वापस मां अपने उसी कुपूत के पास जाएगी जिसने उस पर हाथ तक उठा दिया। हम कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के 100 खून माफ कर देते हैं, और वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो हमें परेशान कर रही है। और ग्रेजुअली ये जो कमिंग जनरेशन है, मैं सबके लिए जनरलाइज नहीं कर रही, पर मोस्टली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनका ये कहीं ना कहीं रहता है कि भी आप अपने जीते जी हमारे नाम प्रॉपर्टी कर दीजिए, बाद में झगड़े होंगे। तो उस साइकोलॉजी के प्रेशर में आके प्लस
मेरा बेटा या मेरी बेटी है, मैंने सारी उम्र इनको संभाला है, पाला है और हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, तो माँ बाप के दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ गलत कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने लगा है। मैंने पंचकूला पुलिस के साथ 5 साल काम किया है पॉक्सो के जो विक्टिम्स हैं उनकी ग्रीफ काउंसलिंग के लिए, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते थे पुलिस स्टेशन में, मैंने उसमें कंसिस्टेंटली यही चीज देखी है। मैं ये जो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने का या इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल किसी तरह के भी वायलेंस करने का जो ये आज की जनरेशन में हो रहा है, मैं उसे बहुत ही गंभीर रूप से डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर लेती हूँ। और ना सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को सबसे पहले काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। हमें अवेयरनेस कैंपेन्स, हमें फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, जेन्युइनली हमें रीच आउट करना चाहिए पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को। दे शुड बी टोल्ड कि उनके सिविल, लीगल और पर्सनल राइट्स क्या हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है, अगर ये किसी तरह की वायलेंस होती है तो वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बट फिर आपकी बात वहीं आ जाती है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की और कुछ भी हम डिस्कशन कर लें, पॉइंट इज कि जब आप मान लोगे आप बीमार हो तब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। जब आपको ये लग रहा है कि मेरे माँ बाप 80-90 साल के होके मरेंगे, तब तक तो मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा, तो मैं इस जायदाद का फायदा कैसे उठाऊंगा, मैं अपने बच्चों की लाइफ कैसे प्लान करूंगा। इसलिए अगर वही सीधे हाथ से घी नहीं निकलता तो दे स्टार्ट बीटिंग देयर पेरेंट्स, उनसे मारपीट, गाली गलौज। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके या उस डर में कि मुझे खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी, माँ बाप ये चीज कर देते हैं और कभी ना कभी प्यार में आके कर देते हैं, और फिर एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू होता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये माफिया करते रहेंगे अपने बच्चों को तो वो ये चीज बार बार रिपीट करेंगे। वो कहते हैं ना, 2-4 बार किसी को पीट लो तो उसका मार का डर खत्म हो जाता है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं जाके इम्यून हो जाते हैं। क्या है, माँ बाप डांट लेंगे, 2 गालियां दे देंगे, हैं तो माँ बाप कहाँ जाएंगे। तो हमें अपनी जो सोशल जो ताना बाना है, बिल्कुल, और शायद रेनू जी बहुत अहम मसला है कि जो एक मानसिकता लोगों की हो चुकी है, उस मानसिकता को बदलने की भी जरूरत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है, आपके राइट्स क्या है, इन तमाम चीज़ों के लिए एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है उन बुजुर्गों को भी। और साथ ही साथ जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए कि कल को वो भी बुजुर्ग होंगे। हमारे साथ राजवीर देसवाल जी है, पूर्व IPS आप हैं। सर, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे मामले आपके भी बहुत जहन में आए होंगे, बहुत से आपके कार्यकाल के दौरान आपने ऐसे मामले देखे होंगे। इन मामलों में अमूमन हम देख रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है कि समझौता अंत में हो जाता है। क्या समझौता ही एकमात्र विकल्प है, या फिर किसी तरीके से जो आरोपी है उसे सबक सिखाने के लिए, टीचिंग लेसन देने के लिए इसमें अलग तरीके से पुलिस डील कर सकती है? जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मुझे मालूम नहीं है आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, और प्रोग्राम का काफी हिस्सा मैं सुन नहीं पाया, खाली 1-आध मिनट का। सो मुझे आप मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूं सर। एक मामला अमृतसर से सामने आया, एक मामला अमृतसर में सामने आया जहां पर एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां को पीटता है, अंत में आकर वहां समझौता हो जाता है। एक मामला फरीदाबाद से सामने आया जहां पर एक शख्स अपनी मां को पीटता है और वहां पर भी समझौता हो जाता है। कुल मिलाकर जो सीनियर सिटीजन हैं उन पर जो अपने ही लोग इस तरीके से हमला करते हैं, मारपीट करते हैं, उस मामले को लेकर ये पूरी की पूरी डिबेट है सर, और उसमें हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहे हैं क्या समझौता ही ऐसे में एक विकल्प बचता है? जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं आज से करीबन 20 साल पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, जब ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो है नहीं आया था, जिसमें SDM साहब को पावर दी है कि वो उसमें उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं जो भी कंप्लेंट उनके पास आती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लान कि इसमें ये सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रावधान रखा जाए। और हमने तो एक सिफारिश और की थी उस टाइम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि माँ बाप की ही प्रॉपर्टी में बच्चों का हक नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्रॉपर्टी में भी 15 से 20% वट एवर दे हैव, देयर पेरेंट्स शुड हैव अ राइट टू एक्सरसाइज, और उसमें भी कोई क्लेम करने का प्रावधान होना चाहिए। जहाँ तक
वायलेंस की बात है। अब ये ज़्यादातर तो देखिए संस्कारों पे निर्भर करता है कि किस तरह के माहौल में आप पले बड़े हैं, और फिर जो है वो माहौल किस तरह से बदल जाते हैं। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बहुएं आ जाती हैं या दामाद आ जाते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं। आपकी अपनी बॉन्डिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस परिवेश में, किस माहौल में, किस तरबियत से आप बड़े हुए हैं। आपको इज्जत करनी है या नहीं करनी है, आपसे आपको उनका ख्याल रखना है कि नहीं रखना जी है। हम लोगों ने बहुत से वृद्ध आश्रम भी अटेंड किए हैं बतौर एसपी, आईजी, डीआईजी, एडिशनल डीजी होते हुए, और हर जगह जाके जो है ना वो यही पता लगता था कि कुंठा एक मन में रहती है कि बच्चे चाहिए, अपनी जगह सारे सेटल्ड हैं। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, आप मेरी राय से इत्तेफाक, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करूंगा कि यस, पुलिस कैन वॉक एन जी एक्स्ट्रा माइल इन सच केसेस। और हम लोगों ने किया यही है कि हम लोग पहले, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मैं एक बहुत क्लासिकल केस आपको बताना चाहता हूँ कि अम्बाला में मैं एसपी था। एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमारी बहू ने हमें बाहर निकाल दिया। तो मैंने सीनियर जी सिटीजन सेल एक बना रखा था, उसको रेफर किया और उनको उनका मकान जो कमरा था वो दिलवा दिया। अगले दिन एक 30 साल की महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए मेरे दफ्तर में आई और उसने कहा कि साहब आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। मैंने कहा भैया क्या ज्यादती कर दी? तो कहते हैं कि नहीं, वो मेरे सास ससुर जो थे, वो मेरे जो हस्बैंड थे वो ट्रक ड्राइवर थे, उनको, वो बाहर रहते थे, उनको एड्स हो गई और उनसे मुझे एड्स हो गई, और मेरे ये साल भर का बच्चा है, इसको भी एड्स है। अब आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँ ना। इट वाज अ कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द सिचुएशन कि कहाँ तो हम माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, कहाँ एक ये महिला आ गई है जिसको अब मदद की ज़रूरत है। सो उस समय की डिप्टी कमिश्नर थी मिसेस धीरा खंडेलवाल, जो चीफ सेक्रेटरी पद पे रिटायर जी हुई हैं। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने सीएमओ को कहा, उनकी दवाइयाँ मंगवाई। मतलब हमारा पुलिस का, इफ़ यू जी नीड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर इन सच केसेस, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएं बच्चों को या माँ बाप को लगवाएं। यू कैन सेटल द थिंग्स देयर एंड देन। समझौता नाम की चीज़ मैं अभी सुन रहा था, थोड़ा बहुत कान में पड़ रहा था कि कोई समझौता करने, कोई भी मजबूर नहीं है। माँ बाप जो है वो समझौता करने के लिए इमोशनल लेवल पे राजी हो जाते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसमें समझौता ही कीजिए। इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग्ड इन अ सर्टेन मैनर, यू शुड हैव द प्रोसेस ऑफ लॉ सेट इन मोशन। और अब ये डिपेंड करता है कि आप उस उम्र के इस पड़ाव पे होते हैं कि आप नहीं चाहते आपके बच्चे दुखी हों, या आप नहीं चाहते कि आपकी 2, 4, 5, 10 साल की जो लाइफ रह गई है वो जी किसी जी कष्ट जी में बीते, किसी कुंठा में बीते, किसी गिल्ट में बीते। सो वेयर एज दिस सिचुएशन इज कंसर्न, मैं कहूँगा एक सोशल साइंटिस्ट हमारे पास हैं, रेणु जी हैं, मैं जानता हूँ इन्हें, और अमिता जी हैं। इनका जो साइकोलॉजिकल इनपुट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। इसमें, इन झगड़ों में जो आसपास की सिविल सोसाइटी है, अगर उसको बिल्कुल रोपिन करके रखा जाए, काउंसलर्स को रोपिन कर, पुलिस का तो बहुत बाद में आता है रोल। पुलिस का रोल तो तब आता है जब कुछ ना कुछ घटित हो चुका होता है, अनफॉर्चुनेटली। सो उससे पहले की जो सिचुएशन है, जो रिहेबिलिटेट करने की सिचुएशन है, जो बिल्कुल सोशली बिल्कुल उनको बिल्कुल क्लेम देने की, उनको रिहेबिलिटेट करने की सिचुएशन है, वो आप लोगों के पास है, वो समाज के पास है, वो सिविल सोसाइटी के पास है। सो यही मुझे इस संदर्भ में कहना है। कोई और आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी, हमारे साथ एडवोकेट भी है, विनोद पॉलिश जी हमारे साथ है, उनसे भी ज़रा लीगली इसमें चीज़ों को समझ लेते हैं। और जो समझौते वाली बात हम कह रहे थे, हमने बीते 2 से 3 केसेस ऐसे देखे जहां पर समझौता हो जाता है और पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही घर में जाकर वापस रहने लग जाते हैं, यानी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, केस में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। विनोद जी, अगर मैं आपसे समझूं तो इस तरीके के केसेस कैसे प्रोसीड हो रहे हैं मौजूदा वक्त में और कैसे होने चाहिए? ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं कि पुलिस के पास मामला गया, पुलिस ने समझौता करवा दिया, वापस अब उसी घर में जाकर अब उन दोनों को रहना है। क्या क्या प्रावधान इसमें, किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए? और जो बुजुर्ग हमारे शो को देख रहे हो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? किन धाराओं में यहाँ पर मामला दर्ज हो सकता है, क्या विकल्प उनके पास रह सकते हैं? हाँ जी, देखिए 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में गवर्नमेंट ने पास किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस, इन्होंने पास किया था। वो बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और बहुत ही ज़्यादा हमारे सीनियर सिटीजन्स और एज्ड पेरेंट्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हर तरह की ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा एक्ट है। उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं।
इट्स मैंडेटरी फॉर द किड्स टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स। मान लिया कोई सीनियर सिटीजन है, उसके अपने बच्चे नहीं है, लेकिन उसका कोई नियर एंड डियर रिलेटिव्स है, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस करेगा, मेंटेन नहीं करता तो पैसे देगा। 10,000 तक पर मंथ का प्रोविजन है उसमें। अगर आप 10,000 पर मंथ नहीं दोगे तो 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। और उसके साथ साथ इट्स मैंडेटरी अंडर द एक्ट कि आप एक ट्राइब्यूनल आप बनाएंगे, ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और वहाँ पे ट्राइब्यूनल देखेगा कि भाई हाँ, मतलब उसमें क्या है कि मान लिया कोई बच्चा है, पेरेंट्स ने क्या किया कि पेरेंट्स की केयर करने की जिम्मेवारी है उसकी, और वो केयर नहीं करता, वो कुछ ऐसी जगह ले जाके ऐसा छोड़ देता है कि उसकी लाइफ को खतरा हो जाता है, उसकी हेल्थ को खतरा हो जाता है, या उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो ट्राइब्यूनल में अगर ऐसी कंप्लेंट जाए तो 3 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्ट नहीं है, एक्चुअली ये एक जो प्रॉब्लम है ना, ये एक लीगल प्रॉब्लम के साथ साथ सोशल और मोरल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे दिख रहा है, जो जैसे मैं कोर्ट में भी देखता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं ना कि पूत कपूत हो जाते हैं, माता को माता नहीं होती। क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जितने भी हमारे एज्ड लोग हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो मतलब पुराने, उनको पता ही नहीं कि कोई ऐसा कानून भी है, अवेयरनेस ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भाई इतना एग्जॉस्टिव एक्ट बनाया हुआ है, इतने सारे प्रोविजंस हैं, और इतना ज़्यादा आप कोर्ट में जा सकते हो, आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हो, आप उनको कंपेल कर सकते हो। इवन ट्राइब्यूनल के अंडर तो मान लिया एक पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, और बच्चा उनकी टेक केयर नहीं कर रहा है, उनका हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है, उनको बेइज्जत कर रहा है, तो वहाँ पे प्रोविजंस है कि वहाँ पे कंप्लेंट करो तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो ट्रांसफ़र भी वॉइड हो जाता है, वो ट्रांसफ़र भी इलीगल, वो ट्रांसफ़र भी वापस प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ जाती है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें पता ही नहीं है, हमारे बुजुर्गों को नहीं पता है। वो क्या है कि अवेयरनेस की कमी करके, और दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को पता है तो बाद में क्या करते हैं कि मतलब उनके दिमाग, उनके दिल में है ना, पेरेंट्स के दिल में अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। बिल्कुल, यही सेम बात रेनू माथुर जी भी हाँ, कह रही थी, और हाँ, मैं रेनू माथुर जी की तरफ ही रुक कर रहा हूँ। उसका रीजन ये रेनू माथुर जी कि हम लगातार ये बात करते हैं कि कल्चर डेवलप होना चाहिए। बहुत सी चीजें हमने देखा कि एडवोकेट विनोद जी ने भी सुझाई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बुजुर्ग माँ बाप कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते, या उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता ना हो, क्यों हर जगह पर, हर ज़िले में, हर सोसाइटी में, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की जाए, एक कल्चर क्रिएट किया जाए कि जो आपके बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या इस तरीके का कोई हम कहें कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार की तरफ से शुरू किया जा सकता है? कोई सुझाव आपके पास, अगर हुक्मरान देख रहे हो, सरकार के नुमाइंदे देख रहे हो शो को? मैंने पिछले 2 दिन में यही मैंने एक लिस्ट बनाई है, हाउ वी कैन हेल्प सीनियर सिटीजन। हम खुद सीनियर सिटीजन हैं, तो और पंचकुला जैसे प्रोग्रेसिव शहर में रहते हुए भी जो लिमिटेशंस हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए आई रियलाइज्ड कि हम कुछ हद तक हम अवेयर हैं, हमें थोड़ा बहुत अपने राइट्स पता है। व्हाट अबाउट द पीपल, जैसा कि अभी आपने बोला, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके लीगल या किसी तरह के भी राइट्स क्या हैं। तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू प्रपोज, आई होप कोई मेरी बात सुन ले, इज दैट जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जो गाड़ियां हैं 112, दे आर फॉरएवर गोइंग अराउंड शहर में। तो एक लिस्ट कंपाइल की जाए सीनियर सिटीजन्स की जो यहाँ अकेले रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या स्टेट हैं, और उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो देयर नंबर्स शुड बी शेयर्ड विद द पुलिस टीम जो राउंड्स लेती है, एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट वंस अ वीक कॉल्स शुड बी मेड, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी बट जेन्युइनली, और एक डेटा मेंटेन होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी कॉल्स का डेटा हमारे डिपार्टमेंट्स में मेंटेन होता है, ताकि उन पेरेंट्स को भी ये हौसला रहे कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कोई पूछ रहा है। दूसरा, सम काइंड ऑफ, जैसे राजवीर जी ने बोला, सम काइंड ऑफ सेटअप शुड बी देयर, जिसमें अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, अ लॉयर, पीपल लाइक अस, सोशल वर्कर्स, देन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इनके स्पेसिफिक मेंबर्स होने चाहिए जो प्रोएक्टिव हों, और वो इस चीज को फॉलो अप लें, इस चीज का कि क्या हो रहा है किसी के लिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, I read somewhere that कुछ institutes have started an internship project जिसको they call it a buddy system,
दैट जैसे कॉलेजेस में डिग्री के बाद इंटर्नशिप होती है, तो सम प्रोविजन ऑफ एन इंटर्नशिप शुड बी देयर, जिसका एक हिस्सा हो दैट द यंगस्टर्स शुड स्पेंड टाइम विद सीनियर सिटीजन जो उनके ग्रैंड पेरेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड वो कनेक्ट करें और सीनियर सिटीजन से भी फीडबैक लिया जाए। इस सारी एक्सरसाइजेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें आगे आएंगी। एक तो उनका पेन हम तक पहुंचेगा, उनकी क्वेरीज, उनके क्वेश्चंस हम तक पहुंचेंगे, और जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अब चाहे फॉर एग्जांपल राजवीर जी आप ही हैं या हम हैं, जो भी हैं, जो कहीं ना कहीं अपने राइट्स को, लॉज को, लीगैलिटी को पहचानते हैं, I think we are in a very good position to help ourselves and help people जिनको ये चीजें नहीं पता। तो मुझे ये लगता है कि बजाय हम इंतजार करें कि कोई अपना गला दबवा के या हाथ पैर तोड़वा के या फाइनेंशियली या मेंटली डेप्रिशिएट होके टूट के हमारे पास आए, उससे पहले उनको उनका मालूम होना चाहिए कि इफ दिस हैपेंस हम ये कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन डे, एल्डर अब्यूज डे, हम डेज वाले दिन को एक्टिविटीज करते हैं, रेस्ट ऑफ द ईयर व्हाट हैपेंस, नथिंग। हम किसी भी सीनियर ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट, या आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबॉडी, बट ये मैंने खुद होते हुए देखा है कि द ओल्डर यू बिकम द लेस बिल्कुल पीपल केयर फॉर यू। पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक 80 साल की या 70 साल की लेडी को 5-5 घंटे बाहर बेंच पे बैठ के इंतजार करना पड़ता है किसी ऑफिसर को मिलने का, और उसको पानी पिलाने का भी प्रोविजन नहीं है, तो वो समाज से, हमारी अथॉरिटी से, किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो आई थिंक इट हैज टू बी अ वेरी ब्लेंडेड सोल्यूशन, जिसमें पीपल हु आर जेन्युइनली वरीड कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ होना चाहिए, उनको उनके लॉज, अधिकार पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सपोर्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एंड जी रेणु जी, द पुलिस डिपार्टमेंट। ये किसी भी तरीके से अगर स्ट्रीमलाइन हो सकता है जेन्युइनली, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। बिल्कुल, एक सिस्टम बनना बेहद जरूरी है, कल्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है कि हम बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं। आसपास सोसाइटी हो तो सोसाइटी में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन आसपास आपके ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें कोई मदद हो तो वो भी उन तक पहुंचाई जाए। जैसा जिक्र रेणु जी ने भी किया कि जिनके बच्चे घर में नहीं रहते, वो वहां पर अकेले रहते हैं, कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं कि रिस्क प्रोन और ज़्यादा हो जाते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ के भी। डॉक्टर अमिता पुरी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। माफ़ी कि बहुत देर से वापस आपके पास लौटा हूँ, लेकिन अपने अनुभव सबके सब शेयर कर रहे थे। डॉक्टर अमिता जी, जो इस तरीके के लोग इस तरीके से मार पिटाई करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति नॉर्मल हो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कुछ आपके अगर अनुभव हों कि आपके पास कोई इस तरीके के केसेस आए हों, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में तो अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा भी रहा है तो वो शायद खुद के लिए फील करता है कि मैं दिमागी तौर पर अपंग हो चुका हूं, और ये मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो ये कल्चर की भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये कल्चर भी डेवलप नहीं हुआ है। आप क्या देख रहे हैं बीते कुछ वक्त से कि इस ट्रेंड में कुछ फर्क आया है, और जो इस तरीके की विकृत मानसिकता के लोग उनके लिए आप कैसे देख रहे हैं? आपके जो पर्सनल अनुभव रहे हैं वो जरूर साझा करें। हाँ जी, मैं अपने हॉस्पिटल का ही और हमारे जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग कंसल्टेशंस है हॉस्पिटल में भी इतने केसेस आते हैं। हमारा हॉस्पिटल गुड़गांव में सिटीजन हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर है, तो वहाँ तो यूथ इतने सारे 20s, 30s, 40s, 50s के भी लोग जो एडिक्टेड हैं, और वो आते हैं, उनके माँ बाप आंखों में आंसू। बड़ी बड़ी खबरें तो आ जाती हैं जो जहाँ किसी की डेथ हो जाए, इतना मार दिया, या सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन इतने सारे केसेस और भी हैं जो गिनती में नहीं आते, जो हम हर रोज हॉस्पिटल्स में अपने डॉक्टर्स डील कर रहे हैं, जहाँ माँ बाप को मारा पीटा जाता है पैसे के लिए कि बस हमारा क्रेडिट कार्ड। एक मदर ने तो आंखों में आंसू भर के, भाई बेटा इंजीनियर उसका, लेकिन 40 साल का, कि मुझे तो लगता है मैं नौकरी कर ही अपने बच्चे के बेटे के लिए रही हूँ, कि सारा का सारा पहली तारीख को ही पैसा वो अपने नाम कर लेता है और फिर सारा दारू में या दूसरी चीजों में उड़ा देता है। हम कहाँ जाएं? वो बोलते हैं हमने अपने शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में कोई फंक्शन में जाना छोड़ दिया, और इतनी बेइज्जत, मतलब इतनी शर्मिंदगी फील होती है अपने आप में कि लोगों से नजरें नहीं मिला सकते, अपने भाई बहन जो रिलेटिव है उनसे नजरें नहीं मिला सकते। इतने
सारे केसेस जो कि अनगिनत हैं, जो कि दिखते नहीं हैं जो समाज में, लेकिन हमारे समाज का वो एक एक पार्ट है। और उसके लिए हमारा जो छोटी कोशिश काफी जगह हम लोग करते रहे हैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स की। जैसे हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है या हमारे स्टूडेंट्स होते हैं साथ में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो ओल्ड एज जेरियाट्रिक केयर ग्रुप में ऐसे लोगों को हम लोग जितने भी ऑलमोस्ट जितने केसेस हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं उनके परिवार के साथ जैसे फैमिली काउंसलिंग के तौर पे जुड़े रहे। इट्स नॉट कि एक बार कोई आया, उसको कंटिन्यूटी ओवर 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर भी प्रोग्राम्स ऐसे चलते हैं। तो एक तो हमारे जो यूथ है आज का, उसे भी समझ में आता है वो जो संस्कार जैसे बोलते हैं, जो घर वालों जो परिवार से मिलने चाहिए वहां से भी, और जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या जैसे हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट की, मनोवैज्ञानिक, तो मतलब इतना सारा काम है, लेकिन मतलब ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी नहीं है। इतना ज्यादा वो जो वर्क है, और कि कैसे हर चीज हम सोच रहे हैं कि लॉ के साथ ही हो जाए या कानून बन गया, लोगों को पता ही नहीं। सीनियर सिटीजन्स को अगर पता भी हो तो फिर यही मसला है ना कि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, शारीरिक मानसिक और फिर सामाजिक, क्योंकि वो शर्मिंदगी फील होती है कि अच्छा हमारे बच्चे हमें इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, किसको बताएं और किस मुंह से बताएं। तो वो भी, तो जहाँ जो विक्टिम है वही अपने आप को अशेम फील कर रहा है, ये भी एक हमारी सामाजिक प्रथा। और फिर लोग जो है वो अड़ोसी पड़ोसी भी एक काइंड ऑफ, बहुत बार पड़ोस से भी वो जो एक समझ या एक कोऑपरेशन मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो होते हैं ना पिटी आईज, लोग परेशान हो जाते हैं पिटी आईज से कोई हमें देखे तो वो हमारी ही बेइज्जती होने के बराबर है। तो उससे रादर एनोनिमिटी में घर में वो प्रताड़ित होना स्वीकार करते हैं, और ऐसे केसेस हजारों लाखों में आज भी है, बस वो दिख नहीं रहे, जो मीडिया में सामने नहीं आए। तो मतलब होता है ना कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाला, सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह में ये जितना हम अपने तरीके से काम कर सके, सफाई अभियान जिसको बोलते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ का सफाई अभियान भी ये बहुत जरूरी है। और जेरियाट्रिक केयर करना, एल्डर्स की केयर करना, और ये सीख हम परिवारों में दें, और जहाँ एकेडमिक स्कूल कॉलेजेस से ही शुरू हो जाए कि किस तरह हम इस केयर में, ओल्ड एज होम्स की जैसे बात हुई है, तो हमारे स्कूल से ही बच्चे अगर उस तरह एक व्यवस्था बन जाए कि वो ओल्ड एज होम्स में जाए, उन समय बिताए उनके साथ, कि जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है उनके अलावा और लोगों के साथ, तो शायद हमारे जो कल्चरल चेंजेस जो है, सोशल चेंज लाने में हम लोग कामयाब बन पाएंगे। और ये जो दारोमदार जो हमारी जो ये जनरेशन है, आई थिंक जितनी हम लोग इस पैनल में है आज और जिस एज ग्रुप में है, मुझे लगता है कि अपनी आवाज हम अगर जनता तक पहुंचा सके इस तरह आपके थ्रू, और ये जनरेशन, हमारी ये जनरेशन भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सके और वो मैसेज पहुंचा सके, तो आई विल फील कि यस वी हैव डन समथिंग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर अमितापुरी जी, इसीलिए हमने आज ये डिबेट रखी। बहुत सी चीज़ें चर्चा के लिए रहती है, लेकिन हमें हमारी ये जिम्मेदारी लगी कि लोगों तक इस तरीके का मसला पहुंचना चाहिए। लोगों को अगर हम किसी भी तरीके से एजुकेट कर पाएँ तो ये सूर्या समाचार के लिए भी एक उपलब्धि से कम नहीं। मैं राजवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। राजवीर देसवाल जी पूर्व IPS हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमने मेंटली, सोशली, लीगली इन तमाम चीज़ों पर बात की, लेकिन मैं पुलिस के कंस्ट्रेंट्स को समझना चाह रहा हूँ ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप के पास विकल्प वापस जाने के अलावा और कुछ नहीं होता। ये वो खुद बहुत से केसेस में कहते हुए नजर आते हैं। क्या पुलिस के पास भी जो ये कंस्ट्रेंट है ये रहता है ऐसे वक्त में, या फिर दूसरी तरफ हम कहें कि उनके पास इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स है, इतनी ज़्यादा फाइल्स है कि वो ऐसे केसेस में यही बेटर समझते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, केस फाइल ही ना हो, आगे ना बढ़े? क्या ये तस्वीर वाकई में रहती है, या फिर हम उस हकीकत से दूर है जिसे आप बेहतर हमसे समझते हैं? देखिए रेणु माथुर जी अगर पंचकुला से हैं तो शी मस्ट नो दैट आई वाज कमिश्नर ऑफ पुलिस पंचकुला अम्बाला वे बैक इन 13-14, और हम लोगों ने एक मुहिम यहाँ सेक्टर्स में शुरू की थी जब कोई 2-3 मर्डर्स हो गए थे सीनियर सिटीजन्स के। लोग बाग माजरी चौक इधर उधर से घुस के घरों में शाम के टाइम धक्का दिया,
इनकेपेसिटेटेड होते हैं, अनेबल टू फाइट बैक होते हैं। सो 2-3 मर्डर्स हुए, उसके बाद कोई हमारे पास 50-60 महिला रैपिड एक्शन फोर्स की जो है ना रिक्रूट्स आ गई, और उनको हमने हाउस टू हाउस ये पता लगाने के लिए मामूर किया था कि किस घर में, किस हाउस में 60-65 साल से ऊपर के व्यक्ति अकेले रहते हैं। So we were able to identify certain houses, and these houses were very regularly visited, and a DSP level officer, ECP level officer used to monitor के कोई senior citizens को जो है ना विजिट करके आके रपट लिख रहे हैं या नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने जैसे किया था, दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी, स्कूल के बच्चों को वो मोटिवेट करते थे कि वो बुजुर्गों के पास, सीनियर सिटीजन्स के पास जाएं, समय व्यतीत करें, घंटा घंटा 2-2 घंटा उनके साथ बात करें, उनकी बातें सुने, एंड दे शुड नॉट फील लेट आउट, या दे शुड नॉट फील कि दे आर नो मोर रेलेवेंट टू द सोसाइटी। जहाँ तक बात है आपका पुलिस कंप्लेंट्स का, कंप्लेंट्स डेफिनेटली कई चीज़ें, हार्ड कोर क्राइम is the first priority with the police. Maintenance of law and order is the other priority with the police. जी। ट्रैफिक मैनेजमेंट, समन जो बिल्कुल बिल्कुल और राजवीर, जिसमें ये और चीजें पीछे बहुत से पहलू है। जी जी, पूरा करें। जहां तक ताल्लुक है कि एक कंप्लेंट पुलिस के पास आ गई, इफ देयर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट, देन ओनली द पुलिस स्टेप्स इन। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई हमला हो, कोई वायलेंस हो गई, कोई मारपीट हो गई, कोई मेडिकल नोट्स आ गई, है कि आप दूर बैठे भी कोई वायलेंस कर सकते हैं माँ बाप के खिलाफ, घर में रहने वालों के खिलाफ, या किसी तरह के ओवर्ट या कोवर्ट एक्ट से भी वायलेंस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके चाकू ही घोंपा है, आप ऐसी स्थिति कर दीजिए घर में कि जिससे आदमी का जीना ही मुहाल हो जाए। So definitely these provisions are attracted, and these provisions are taken care of only in a court of law. That's the issue. जो पुलिस का पार्ट है, that is relevant only when a cognizable case is made out, and then only the police comes in the picture, और तब वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अदरवाइज जो सोशल लेजिस्लेशन है उसमें पुलिस इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जहाँ तक उनको विजिट करने का, उनको रीअश्योरेंस करने का, उनको सिक्योरिटी वो महसूस करें, उनको ये लगे कि हाँ हमारे अगर बच्चे बागी हो गए हैं तो पुलिस कम से कम हमारे साथ है और हमें प्रोटेक्शन भी देगी, हमारे हकूक़ की जो है वो हिमायत भी करेगी और हमें जो है न्याय भी दिलवाएगी। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ bond that the police is required to create between senior, not only senior citizens, even widows, destitute children। हर एक जगह जो है पुलिस का अगर ये इमेज हो, अनफॉर्चुनेटली है नहीं, बट कुछ जगह जो है कुछ ऑफिसर्स करते हैं इस तरह के पुलिस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी जारी करते हैं, सोशल लेजिस्लेशन को भी ख्याल में रखते हैं, और वो उस तरफ अच्छा कई तरह के आजकल जैसे विमेन सेल्स, विमेन पुलिस स्टेशंस बनाए। इट डजंट लाई इन माई माउथ अगेन कि मैंने 1995-96 में जब मैं एसपी सोनीपत था तो पहला महिला पुलिस स्टेशन मैंने ही वहाँ स्टार्ट किया था। राजेश खुल्लर वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, एंड देयर आफ्टर इट टुक द गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू टेक एटलीस्ट 20 years टू क्रिएट महिला पुलिस स्टेशंस ऑल ओवर। 2015 में बनाया जाता फर्स्ट महिला पुलिस स्टेशन by us in Soनीपत back in 90। और राजवीर जी, इसीलिए हम चर्चा का हिस्सा आप जैसे माननीय लोगों को बनाते हैं ताकि हम भी एनलाइटन हो सकें आपके ज्ञान से, हमें भी ये जानकारियां मिल सके, और साथ ही साथ हमारे वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि कोशिश सिर्फ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके ऐसी चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इन चीज़ों के लिए क्या आपके पास प्रावधान है, कौन कौन से लॉज आपके फेवर में रहते हैं। लॉ की बात क्योंकि आपने भी की तो मैं विनोद पॉलिश जी के पास जा रहा हूं जो पेशे से एडवोकेट है। विनोद जी, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो इन चीज़ों में क्या सोल्यूशन है? अगर हम लीगल ग्राउंड्स पर देखते हैं, आपके पास भी लाजमी तौर पर ऐसे केसेस आते होंगे, कहां पर वो फाइनली जाते हैं और क्या सोल्यूशन इन चीज़ों का निकल सकता है? देखो जी, मैंने पहले ही बोला था कि ये एक लीगल प्रॉब्लम के साथ साथ सोशल और मॉरल प्रॉब्लम भी है। अगर लीगल प्रॉब्लम की, लीगल रेमेडीज की बात करते हैं तो लीगल रेमेडीज एक सिम्टोमेटिक है। आपको फीवर हो गया, आपने पैरासीटामोल ले लिया, आपका बुखार चला गया, तो जो बुखार हुआ क्यों, रूट कोज क्या था उसका?
मेन बात था कि ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे एज पेरेंट्स हैं, इनका केयर नहीं हो रहा है, इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो इसके पीछे रूट कॉज क्या है? इसके प्रॉब्लम सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले आप चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिसेस उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा करो। आजकल एक एक बच्चा है, इतना पैम्पर करके रखते हैं, उसमें संस्कार नहीं डालते। पुराने बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे, अब ओल्ड एज होम तो अभी से खुलना शुरू हुए ना, तो पुराने टाइम में कहाँ ओल्ड एज होम होते थे? एक इतने बुजुर्गों की इतनी इज्जत होती थी, इतना प्यार होता था, सारा पूरा गांव इज्जत करता था उनकी, पूरा शहर इज्जत करता था। मेन बात ये थी कि उन दिनों संस्कार अच्छे मिलते थे। सबसे पहले कि अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डालो, चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा अच्छा करो। जितना आप चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा करोगे, संस्कार अच्छे डालोगे, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको, इसमें मैं एक काउंटर आपको कर रहा हूँ और छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार, और मेहमान भी हमारे साथ थे और इसीलिए हमने सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर मनोवैज्ञानिक को यहाँ पर हमने बुलाया ताकि हम चीज को समझ पाएं। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं कि संस्कार बेहतर होने चाहिए, तो हम उन माँ बाप को भी तो इसका दोष नहीं दे सकते जिन्होंने संस्कार देकर उन्हें बड़ा किया। इसका ओवरऑल बताता हूँ। उसके बाद क्या है कि स्कूल्स है, हमारा स्कूल का करिकुलम है, उसमें क्या कि एथिक्स एंड मोरालिटी के चैप्टर डालो, उसमें स्कूल्स में पढ़ाओ। बच्चे के दिमाग पे परमानेंट असर रहता है स्कूल्स में। जो टीचर हैं वो उस हिसाब से, टीचर जो शेपिंग है, पर्सनैलिटी को जो शेप करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, पीयर ग्रुप करता है, स्कूल्स में टीचर्स करते हैं, और आप जो करिकुलम पढ़ते हैं वो परमानेंट इंप्रेशन रहता है। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा निकलता है वो साइकोपैथ होता है, तो उसका इलाज हमारे साइकोलॉजिस्ट है। उसके बाद फिर जेल है, पुलिस है, वो बहुत ही कम केसेस रह जाएंगे। उसको फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे, उनको फिर लीगल रेमेडीज लेंगे। तो मेन बात यह है कि सबसे पहले एथिक्स मोरालिटी दो, अच्छे संस्कार दो, चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी करो, स्कूल्स के करिकुलम में एथिक्स एंड मोरालिटी के चैप्टर डालो, और अच्छे से उनका भी अलग से पेपर होना चाहिए। एथिक्स मोरालिटी को तो आज की डेट में दूसरे इतने सारे सब्जेक्ट्स को इतना एम्फेसाइज करते हैं, एथिक्स मोरालिटी को कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई पेपर ही नहीं होता, उसके ऊपर भी पेपर होना चाहिए। ठीक है। वक्त की कमी है, इसलिए सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने, जो हम लगातार इस तरीके की खबरें सामने लाते हैं ताकि जागरूक कर पाए हम लोगों को, समाज को, और उन लोगों को खास तौर पर जो बुजुर्ग होंगे, क्योंकि आप भी बुजुर्ग होंगे, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इसलिए भी कीजिए क्योंकि वो आपके बुजुर्ग हैं। साथ ही साथ इस मसले पर चर्चा हम जितनी भी चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं, लेकिन वक्त अब इससे आगे इजाजत नहीं दे रहा। सूर्या विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार। Ini loh, ini ada.